विद्युत चुंबकीय तरंग, और इसमें पहली हेडिंग होगी विस्थापन धारा। देखो, ये विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब विद्युत और चुंबक के साथ क्या संबंध है बताया गया है तुम लोगों को। ये विद्युत चुंबकीय तरंग ध्यान देंगे जब किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में अथवा ये वैद्युत क्षेत्र, जब किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में, तो यदि कोई हम चालक रखेंगे तो चालक के चारों ओर ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलने लगती है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जैसे मान लो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में यदि रख दिया जाए तो ये चालक की चारों ओर ऊर्जा जो होगी तरंगों के रूप में क्या होगी, निकलने लगती है, उत्सर्जित होने लगती है, जिसे कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। बताएंगे आगे हम, और इसको रिलेशन का नाम है। ये देखो, धारा तो अभी तक चालन धारा देख रहे थे, प्रत्यावर्ती धारा देखे। प्रत्यावर्ती धारा चाहे चालन धारा सब एक ही है। प्रत्यावर्ती धारा और चालन धारा में थोड़ा अंतर होता है, दोनों इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण उत्पन्न होती है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उसका मान हमेशा समय के साथ साथ बदलता रहता है, और डिस्क धारा जो डायरेक्ट करंट होता है वह उसका इस तरह से नहीं होता, लेकिन दोनों धारा तो इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण ही होती है। आज ये विस्थापन धारा का हम नाम ले रहे हैं, यह धारा इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण उत्पन्न नहीं होगी। अब बात है कि किसके चलने के कारण उत्पन्न होगी, तो देखेंगे आना है ये। तो देखो, विस्थापन जो धारा है, विस्थापन धारा का मतलब ध्यान देना। अभी इसमें हम एक सिद्धांत भी बताएंगे तुम लोगों को, एम्पियर का परिपथीय नियम, मैक्सवेल का जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, गॉस की प्रमेय भी बताएंगे, एम्पियर गॉस की प्रमेय भी हम बताएंगे तुम लोगों को अभी। तो उसमें बताया गया था तुम लोगों को फैराडे का नियम, तो मैक्सवेल फैराडे के नियम को भी हम बताएंगे। इसमें देखो, विस्थापन धारा का मतलब हुआ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र। जब वैद्युत क्षेत्र को परिवर्तित किया जाता है तो धारा क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। मतलब परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अस्तित्व में आने वाली धारा को विस्थापन धारा कहते हैं, और इसे आईडी से दिखाया जाता है, आईडी से। आईडी का मतलब समझ लेंगे, ये डी का मतलब वो डिस्प्लेसमेंट से होगा, मतलब विस्थापन से होगा, आई का मतलब करंट होता है धारा। तो इसकी परिभाषा में ध्यान देना, परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र के कारण अस्तित्व में आने वाली धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। एक बताएंगे चालन धारा भी तुम लोगों को, दूसरा है चालन धारा। तो चालन धारा का मतलब ध्यान देंगे, ये चालन धारा का मतलब आवेश जब चलता है, तो आवेशों के चलने के कारण जो धारा अस्तित्व में आती है वो तो कहलाती है चालन धारा। अब मैक्सवेल का जो तरंग सिद्धांत है या एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, ध्यान देंगे, मैक्सवेल एम्पियर का परिपथीय नियम, मैक्सवेल एम्पियर का परिपथीय नियम देखो, बताया गया था तुम लोगों को, किसी परिपथ की सीमा के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का नॉट म्यू गुना होता है। तो ये क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डेल्टा एल लिखेंगे, तो ये नॉट म्यू I तो होगा, लेकिन I जो होगा, I की जगह पर हम आई सी जो चालन धारा है, और प्लस यहाँ आईडी ये विस्थापन धारा है, याद रखेंगे। मैक्सवेल एम्पियर का यह परिपथीय नियम है। नेट धारा का मतलब चालन धारा आईसी और विस्थापन धारा आईडी, वो नेट धारा होगी। नेट धारा का नॉट म्यू गुना कौन होता है, तो किसी परिपथ की सीमा के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल। अब देखो, इसमें विस्थापन धारा को हम प्रूफ भी करना चाह रहे हैं तुम लोगों को, जैसा भी हम कह रहे हैं
कि वैद्युत क्षेत्र को यदि परिवर्तित कर दिया जाए चाहे चुंबकीय क्षेत्र को, तो धारा अस्तित्व में आ जाएगी और उस धारा को कहेंगे विस्थापन धारा। जैसे देखो, विशेष ध्यान देना, जैसे मान लो हम दो प्लेटें ले रहे हैं आमने सामने, संधारित्र में लिए थे और ये मुख्य धारा है, मतलब ये मुख्य नेट धारा आई थी, तो यहाँ प्लस हो जाएगा पहली प्लेट को प्लस, तो प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट के भीतरी सतह पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब बताए थे हम दो समान पृष्ठ, दो समान धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र मतलब दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से जो आवेशित प्लेटें हैं, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र था E = बताया गया था तुम लोगों को सिग्मा/ε0 बताया गया था, बोलो। तो सिग्मा/ε0, तो सिग्मा तो आवेश का पृष्ठ घनत्व है, चूंकि सिग्मा बराबर होगा, ध्यान देना यहाँ, ये Q/A होगा, या = लिखा जाए सिग्मा की जगह पर Q/A चाहे नॉट एप्सिलॉन। अब Q बराबर क्या होगा, तो Q बराबर होगा E × A नॉट एप्सिलॉन लिख सकते हैं। अब आवेश प्रवाह की समय दर को कहा जाता है वैद्युत धारा। तो जान रहे हैं कि यहाँ यदि हम dq लिखें तो यहाँ dE लिखना जरूरी होगा × A/ε0। तो इस समीकरण को यदि हम t के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो dq/dt हो जाएगा, तो यहाँ भी तो dt लिखना पड़ेगा। अब ये आवेश प्रवाह की समय दर को कहा जाता है वैद्युत धारा। आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा। तो चूंकि dq I = होगा आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहेंगे, तो dq/dt तो I होगा, तो यहाँ I = d dt और × EA/ε। अब ये बताओ कि EA क्या होगा। EA क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र है, अगुणे क्षेत्रफल है यह, तो ये होगा वैद्युत फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो चूंकि हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ∅ = E × A, तुम लोगों को हम बताए थे, तो इसकी जगह पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो लिख सकते हैं ∅, या वैद्युत धारा I = होगा d dt E × A। जो देख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वैद्युत क्षेत्र, और ये है क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर है, नॉट एप्सिलॉन। तो अब E × A के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, d∅, मतलब d∅E, विशेष ध्यान देना, ये d∅/dt × नॉट एप्सिलॉन लिखा जा सकता है। अब ये देखो चुंबकीय फ्लक्स यानी d∅B वैद्युत फ्लक्स है, इसी तरह से चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है d∅B/dt। तो d∅B dt जान रहे हैं कि वो विद्युत वाहक बल हो जाता है। अब विद्युत वाहक बल जब प्रेरित होगा तो धारा भी क्या होगी, प्रेरित होकर उत्पन्न हो जाएगी। तो कहा जाता है कि यदि हम यहाँ वैद्युत क्षेत्र को परिवर्तित करा दें या चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करा दें तो धारा क्या होगी, अस्तित्व में आ जाएगी। तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण, E का मतलब वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ B लिखेंगे, B × A करेंगे, तब वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके कारण जो धारा उत्पन्न होगी तो उसको कहा जाएगा वो विस्थापन धारा होगी। क्योंकि यहाँ चुंबकीय फ्लक्स जब परिवर्तित होगा तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार। तो धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण धारा भी प्रेरित होती है, वो धारा प्रेरित धारा होगी। लेकिन परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण जो अस्तित्व में धारा आ रही आई उसको कहा जाता है विस्थापन धारा ID। तो परिभाषा याद रखेंगे, प्रूफ भी किए, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। वैद्युत क्षेत्र जब परिवर्तित होता है तो धारा अस्तित्व में आ जाती है। तो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण अस्तित्व में आने वाली वैद्युत धारा को
कहते हैं विस्थापन धारा आईडी। इसको हम आईडी लिखेंगे, विस्थापन धारा है आईडी, क्योंकि ये किसके कारण उत्पन्न हो रही है, वैद्युत क्षेत्र के कारण ये विस्थापन धारा आईडी। तो विस्थापन जो धारा आईडी है, तो आईडी अब यहाँ यदि आईडी की जगह पर मान हम रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। तो जब रखेंगे तो क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डेल्टा एल इक्वल टू नॉट म्यू आई सी और प्लस आईडी की जगह पर ध्यान दो डी फाई ई डी टी और ए नॉट एप्सिलॉन। चलो अब ध्यान दो। इसके बाद हम गॉस की प्रमेय तो तुम लोगों को हम बता चुके हैं, पिछले लेसन में गॉस की प्रमेय बताए होंगे, आज भी सुन लो। और उसके बाद तो एम्पियर गॉस की प्रमेय अभी हम बताएंगे। एम्पियर गॉस की प्रमेय, गॉस का प्रमेय क्या है, और उसके बाद विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम देखेंगे, लेसन समाप्त हो जाएगा। तरंगों के बारे में याद रखना होगा, जो बुक में दिया होगा तरंगों के बारे में, तो तरंगों की आवृत्ति, तरंगों का तरंगदैर्ध्य, उसका गुण उपयोग सब बुक में दिया होगा, उसको तुम लोगों को सीधे सीधे याद करना है, समझे। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा तुम लोगों को कि छोटी छोटी ये परिभाषाएं जो हैं, जैसे एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, एम्पियर का जो परिपथीय नियम है अभी हम बताए हैं, गॉस एम्पियर का परिपथीय नियम भी बताएंगे अभी। तो इसमें ध्यान ये देना है कि ये गॉस की प्रमेय क्या है, जो पहले हम बता चुके हैं, इस लेसन में भी है, वही चीज़ है। तो बताया गया था किसी बंद पृष्ठ अथवा काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो कहने का मतलब किसी पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ अथवा काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात हम बताए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू Q/0 बताए थे। ये है एम्पियर का गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम है। एम्पियर का नियम क्या है, तो एम्पियर और जो गॉस की प्रमेय है उसके अनुसार ध्यान देंगे, किसी परिपथ की सीमा के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल शून्य होता है। एम्पियर और एम्पियर का परिपथीय नियम, गॉस की जो प्रमेय है, उसको यदि मिला दें एक में, तो क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डेल्टा एल इक्वल टू क्या होगा, 0, समझे। तो ये याद रखेंगे, किसी परिपथ की सीमा के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल शून्य होता है। ये कौन सा है, तो एम्पियर गॉस की प्रमेय है। बात है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की, तो तरंगों का नाम सुने होंगे, परावैगनी तरंग का नाम सुने होंगे, और रक्त का, दृश्य का, इस रेडियो तरंगों का नाम सुने होंगे, गामा किरणों का नाम सुने होंगे, एक्स किरणों का नाम सुने होंगे। तो ये सब तरंगे जो हैं, तो तरंग जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम की परिभाषा क्या है, तरंगे क्या है जानते हैं। किसी भी माध्यम में जो विक्षोभ उत्पन्न होता है वह अपना बिना रूप बदले एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता जाता है, वही कहलाता है तरंग। लेकिन तरंग कई तरह की होती हैं। विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है, अभी हम बता रहे थे कि यदि किसी मतलब उच्च वोल्टेज वाले प्रबल वैद्युत क्षेत्र में क्या करेंगे, किसी आवेश को यदि हम गतिमान करा दें, चालक को गतिमान करा दें, तो चालक की चारों ओर ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है, जिसे कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। ये जो तरंगे होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनको
चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये तरंग है, प्रकाश की चाल से माध्यम में चलती हैं। ये तरंगें प्रकाश की चाल से चलती हैं और इन तरंगों की चाल पर माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो इसमें जो हम बता रहे थे, जैसे गामा किरणें हैं, तो गामा किरण का वेवलेंथ रेंज होता है, तरंगदैर्घ्य परिसर होता है। गामा जो किरणें हैं सबसे सूक्ष्म तरंगें हैं ये गामा तरंग किरण, उसका जो होगा 10⁻⁻14 से 10⁻⁻11 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य होता है। बहुत सूक्ष्म तरंग है, तो गामा सबसे छोटी तरंग है। उससे जब आगे बढ़ेंगे तो गामा के बाद जानते हैं कौन सी तरंगें आएंगी, जैसे एक्स किरणें आएगा, एक्स किरणों के बाद वो दृश्य आ जाएगा, दृश्य के बाद मान लो रेडियो तरंगे आएगा, इस तरह से होता है। और अवरक्त परावैगनी भी होता है। तो कहने का मतलब स्पेक्ट्रम जो होता है, तरंगे क्या होती हैं, तरंग दैर्घ्य। स्पेक्ट्रम का मतलब ध्यान देना, स्पेक्ट्रम तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कई तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में दृश्य स्पेक्ट्रम भी होता है, अवरक्त भी होता है, परावैगनी स्पेक्ट्रम भी पाया जाता है। कहने का मतलब तरंग दैर्घ्य के निश्चित क्रम में व्यवस्थित जो प्रकाश है, तरंग दैर्घ्य के निश्चित क्रम में व्यवस्थित प्रकाश को स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, तो विद्युत जो चुंबकीय स्पेक्ट्रम है सबको मिलाकर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहेंगे। उसमें तरंग दैर्घ्य जो होगा निश्चित क्रम में, जैसे 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक। 10⁻4 बड़ी तरंगे हैं, वो रेडियो तरंगे होती हैं। सूक्ष्म तरंगे भी होंगे, परावैगनी भी होंगे, दृश्य भी होगा, अवरक्त भी होगा। तो इन तरंगों का, जैसे परावैगनी तरंगों का एक उपयोग हम देखते हैं अदृश्य लिखावट में, जैसे देखे होंगे नकली दस्तावेज जो बनाए जाते हैं, तो उसमें ये जो स्पेक्ट्रम होता है परावैगनी स्पेक्ट्रम, उसी के अंतर्गत ये परावैगनी तरंगें आती हैं। लिखेंगे कागज पर, लेकिन जो लिखेंगे वो हमें दिखाई नहीं देगा। ऐसा देखे होंगे एक ऐसी स्याही आती है जिससे हम लिखेंगे कागज पर, तो क्या लिखा है हम पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन उसको क्या करेंगे तो पढ़ेंगे। टार्च उर्च जला दें, उस पर लाइट उस पर जला दें तो स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो कहने का मतलब तरंग कितने प्रकार का, और ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, दृश्य स्पेक्ट्रम क्या है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम ध्यान दो, ये जानते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम को देखे भी होंगे, जैसे बैगनी रंग से लेकर लाल रंग के बीच सभी जो रेखाएं होती हैं स्पेक्ट्रमी रेखाएं, एक तरंग दैर्घ्य के निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती हैं, जिसे हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। और लाल रंग से ऊपर वाले जो तरंगे हैं, लाल रंग के तरंग दैर्घ्य से ऊपर तरंग दैर्घ्य वाली सभी तरंगों को कहते हैं अवरक्त तरंग। और जो तरंगों का क्रम होगा, एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के क्रम में व्यवस्थित प्रकाश होगा, वो कहलाएगा अवरक्त स्पेक्ट्रम। और बैगनी रंग से कम तरंग दैर्घ्य, बैगनी रंग का वेवलेंथ होगा, उससे कम जो तरंग दैर्घ्य वाले स्पेक्ट्रम होंगे वो परावैगनी स्पेक्ट्रम कहलाएंगे। तो इस तरह से तरंगों का गुण, तरंगों का उत्पादन कैसे होता है, तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तरंगों का वेवलेंथ रेंज क्या होता है, बुक में सब डिटेल में दिया है। बुक से लिख लेंगे, तैयार रखेंगे उसको। लेसन आज ये समाप्त हो जाता है, पूरा फर्स्ट पेपर समाप्त हो जाता है फिजिक्स का। इसके बाद अब आने वाले कल में हम दिखाएंगे तुम लोगों को, अगला लेसन शुरू करेंगे, वो लाइट वाला लेसन होगा और वो सेकंड पेपर होगा। बंद कर दो।